कहानी की शुरुआत एक लड़के चांद से होती है जो अपने खस्ताहाल ऑफिस में बैठा है। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव हैं। उसकी परेशानी का कारण है उस कंपनी का आसन्न दिवालिया होना जिसमें वह काम करता है, जिसका मतलब है कि उसकी नौकरी भी खत्म होने वाली है। वह खुद को भावनाओं के बवंडर में फंसा हुआ महसूस करता है। गुस्सा, निराशा, उदासी और व्यर्थता जो उसकी सोच पर हावी होने के लिए लड़ रही हैं। अपनी सोच से परेशान होकर वह अपना स्मार्टफोन उठाता है और अपने बॉस को और जानकारी के लिए फोन करता है। हालांकि जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका बॉस मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कॉल अचानक कट जाती है। फोन नेटवर्क उसे सूचित करता है कि रिसीवर फिलहाल व्यस्त है और उसे वॉइसमेल के जरिए संदेश छोड़ने को कहता है। वह जगह जहां चांद बैठा है फाइलों और कागजों के ढेर से भरी हुई है। वह अपने फोन को चिंतित निगाहों से देखता है और खुद से बड़बड़ाता है कि वह पागल हो रहा है। अचानक उसका शांत स्वभाव गुस्से में बदल जाता है और वह अपने बॉस के फोन न उठाने पर चिल्लाता है। वह उलझन में कहता है कि अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा। उसके विचारों की कड़ी टूटती है और उसे एहसास होता है कि वह सच में खुद पर से नियंत्रण खो रहा है। उस दिन के बाद 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक रात चांद सड़क पर चल रहा होता है। उसके आसपास लोग मजे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वह परेशान है और नौकरी की तलाश में है। वह एक संभावित नियोक्ता को कॉल करता है, लेकिन मालिक सीधे सीधे उससे पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है और कहता है कि वह उनके कैफे में काम करने के लिए बहुत बूढ़ा लगता है। चांद शांत रहने की कोशिश करता है और मालिक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक उसे बीच में ही रोककर फोन काट देता है। इस अस्वीकार से निराश होकर चांद खुद से धीरे से कहता है कि उसकी उम्र की वजह से अब पार्ट टाइम काम ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। अपना फोन वापस जेब में रखते हुए वह भारी मन से सोचता है कि यकीन करना मुश्किल है कि 1 महीना बीत चुका है और उसे अभी तक कोई नौकरी या पार्ट टाइम काम नहीं मिला। चलते चलते वह खुद से कहता है कि यह एक गंभीर समस्या है। अब वह सच में बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अगर वह अपना फोन बिल भरता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और अगले महीने का किराया भी बाकी है। अपनी सोच में डूबा हुआ अचानक वह देखता है कि वह एक ऐसी जगह के सामने खड़ा है जो असामान्य रूप से चमकदार है। हैरान होकर वह खुद से पूछता है कि क्या यह जगह हमेशा से इतनी रोशन थी। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास होता है कि वह एक कन्फेक्शनरी स्टोर के सामने खड़ा है, जिसकी तेज रोशनी रात में चमक रही है। आश्चर्यचकित होकर वह खुद से पूछता है कि यहां इतनी बड़ी दुकान कब खुली। पास जाकर वह स्टोर के कांच के दरवाजे पर चिपका एक फ्लायर देखता है। ध्यान से पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि वे पार्ट टाइम वर्कर्स की भर्ती कर रहे हैं। सभी जेंडर के लिए खुले हैं और उसकी राहत के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। फ्लायर को देखते हुए उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की किरण जागती है, जो उसे अंदर कदम रखने के लिए प्रेरित करती है। रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचने पर उसका स्वागत एक शांत और दोस्ताना रिसेप्शनिस्ट द्वारा किया जाता है। वह पोस्टर की ओर इशारा करता है और बताता है कि वह पार्ट टाइम जॉब की लिस्टिंग देखकर आया है। वह पूछता है कि क्या स्टोर अभी भी पार्ट टाइम वर्कर्स की भर्ती कर रहा है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब लड़की उसे अविश्वास से घूरने लगती है, बिना कुछ जवाब दिए। हैरान होकर वह सोचता है कि वह इतनी चौंकी हुई क्यों लग रही है और क्या वह इस फ्लायर के बारे में नहीं जानती। उसकी चुप्पी को नोटिस करते हुए वह उसे फिर से पुकारता है। अचानक उसके चेहरे का भाव बदलता है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। बड़ी बड़ी आंखों के साथ वह पुष्टि करती है कि वे अभी भी भर्ती कर रहे हैं। चमकती मुस्कान के साथ वह अपना परिचय देती है और बताती है कि वह स्टोर की मैनेजर है। चांद यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि वह एक मैनेजर से ज्यादा स्कूल की छात्रा लगती है। उत्साही अंदाज में वह रिसेप्शन डेस्क छोड़कर पास की एक टेबल पर उसके लिए एक कुर्सी खींचती है और शिष्टता से बैठने का अनुरोध करती है। फिर वह उसे कुछ खाने का ऑफर देने के लिए इधर उधर देखती है और उसे याद आता है कि एक ड्रिंक के बारे में पूछे। वह उससे पूछती है कि उसे क्या पसंद है और कहती है कि वह अपनी पसंद निसंकोच बता सकता है। उसके इतने खुशमिजाज व्यवहार से चकराए हुए चांद जवाब देता है कि उसे एक अमेरिकानो चाहिए। जब वह उसे ड्रिंक लाकर देती है तो वह उसके सामने बैठ जाती है और उसकी व्यक्तिगत जानकारी पूछने लगती है, जिसे वह कागज पर नोट करती है। चांद अपना नाम बताता है और कहता है कि वह 29 साल का है और पास में ही रहता है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने पहले किसी कन्वीनियंस स्टोर में काम किया है। चांद जवाब देता है कि उसने कुछ साल पहले एक स्टोर में काम किया था। यह सुनकर उसके चेहरे पर खुशी झलकती है और वह जोर से कहती है कि वह इस नौकरी के लिए एकदम उपयुक्त है। सही उम्र और अनुभव के साथ वह वही व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रही थी। मुस्कुराते हुए वह बताती है कि वह वास्तव में चांद से बड़ी है और पूछती है कि क्या वह उससे अनौपचारिक रूप से बात कर सकती है। चांद अपनी ड्रिंक का घूंट लेते हुए सहमति देता है। हालांकि वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि वह सच में उससे बड़ी है, क्योंकि वह बहुत कम उम्र की लगती है। वह समझाती है कि कन्वीनियंस स्टोर में काम की शर्तों में 1 साल का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शामिल है। वह अनायास ही यह जिक्र करती है कि चांद को हर दिन रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नाइट शिफ्ट करनी होगी, जबकि वह बाकी ऑपरेशन संभालेगी। यह सुनकर चांद थोड़ा निराश होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी नींद का शेड्यूल पूरी तरह बदल जाएगा। वेतन के बारे में बताते हुए वह खुशी खुशी कहती है कि प्रति घंटे की साफ सुथरी मजदूरी 20,100
करेंसी होगी। ये सुनते ही चांद की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह उससे कुछ और कहने से पहले ही उत्साह में नौकरी तुरंत स्वीकार कर लेता है और घोषणा करता है कि वह इसे लेगा। मैनेजर पूछती है कि क्या वह सुनिश्चित है या वह इस पर और विचार करना चाहता है। चांद अपने ड्रिंक को मजबूती से पकड़ते हुए खुशी से अभिभूत होकर जवाब देता है कि वह आज से ही काम शुरू करेगा। वेतन सुनकर उत्साहित चांद को बाकी शर्तों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी उत्सुकता देखकर मैनेजर हैरान होती है और पूछती है कि क्या वह वहीं पर रोजगार अनुबंध पर साइन करना चाहता है। चांद सहमति में सिर हिलाता है और संतोष के साथ कागज पर हस्ताक्षर करता है। जब वह कागजी कार्रवाई पूरी कर लेता है तो मैनेजर उसके पास आती है और विनम्रता से पूछती है कि क्या सब कुछ पूरा हो गया है। चांद मुस्कुराते हुए बस हाँ में जवाब देता है। वह चांद के लिए एक जैकेट निकालती है और खुशमिजाज अंदाज में कहती है कि क्योंकि वह आज से काम शुरू कर रहा है तो उन्हें तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगले कुछ घंटे वह उसे स्टोर में घुमाती है, हर चीज का लोकेशन बताती है और स्टोर का लेआउट समझाती है। करीब 3 घंटे बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। शांत स्वर में वह कहती है कि अब वह घर जा रही है। जैसे ही वह जाने लगती है उसे कुछ याद आता है और वह चांद को बताती है कि सुबह जल्दी उनके सप्लायर्स आ सकते हैं। चांद थोड़ा हैरान होकर स्पष्टता मांगता है। वह समझाती है कि सप्लायर्स सिर्फ आपात स्थितियों में आते हैं और उसे केवल सामान रिसीव करना है, बाकी वह खुद संभाल लेगी। फिर उसका स्वर थोड़ा गंभीर हो जाता है और वह चांद को चेतावनी देती है कि संदिग्ध ग्राहकों को संभालते समय सावधानी बरते। चांद उसे आश्वासन देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे मुश्किल ग्राहकों से निपटने का अनुभव है। यह सुनकर वह राहत की सांस लेती है और उसे एक और प्यारी मुस्कान देती है। वह उसे पहले शिफ्ट के लिए शुभकामनाएं देती है और कहती है कि उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभाल ले। इसके बाद वह उसे अलविदा कहती है और चली जाती है। चांद खुश और प्रेरित मन से अपनी शिफ्ट शुरू करता है। वह भी उसे हाथ हिलाकर विदा करता है, संतोष महसूस करता है कि चीजें कितनी बेहतर हो गई हैं। आभार से भरे दिल के साथ वह सोचता है कि उसकी मैनेजर कितनी दयालु है। उसे एहसास होता है कि अब वह अपना किराया चुका सकता है। उसे खुशी की लहर महसूस होती है, न केवल इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलने के लिए बल्कि इतनी अच्छी मैनेजर के साथ काम करने के लिए भी। वह सोचता है कि उसने वाकई जैकपॉट मार लिया है। उसके मन में एक कल्पना आती है जिसमें वह काम कर रहा है और मैनेजर उसके पास खड़ी होकर मजाक में कह रही है कि क्योंकि वह एक पुलिस अफसर भी है, वह स्टोर में किसी भी अपराधी को जल्दी पकड़ सकता है, इसलिए नाइट शिफ्ट को लेकर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अपनी सैलरी के बारे में सोचते हुए वह अपने कंप्यूटर पर कैलकुलेटर खोलता है और गणना शुरू करता है। वह साप्ताहिक आय की गणना करता है और सोचता है कि 12 घंटे की शिफ्ट 7 दिन काम करने पर वह 1,68,00,000 कमा सकता है। मासिक आय का अनुमान लगाते हुए वह सोचता है कि यह लगभग 6.7 मिलियन से 8.4 मिलियन के बीच होगी। वह कल्पना करता है कि अगर वह यहां सिर्फ 1 साल काम करे तो वह इतनी कमाई कर सकता है जो किसी बड़ी कंपनी के 10 साल के अनुभवी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी के बराबर होगी। अपनी संभावित सैलरी के बारे में सोचकर वह खुशी से अभिभूत हो जाता है और खुद को पैसे के ढेर के बीच घिरा हुआ कल्पना करता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वह सोचता है कि सिर्फ 1 महीने की कमाई से वह कई महीनों के खर्च पूरे कर सकता है। नए जोश के साथ वह खुद से कहता है कि उसने यहां टिके रहने का फैसला कर लिया है। जैसे ही वह इन विचारों में खोया होता है, एक ग्राहक उसके पास आता है। चांद वास्तविकता में लौटता है और उसे शिष्टता से अभिवादन करता है, लेकिन ग्राहक सीधे सीधे पूछता है कि टूथब्रश कहाँ है। चांद उसे उसका स्थान बताने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं क्योंकि वह ग्राहक के चेहरे को देखता है। ग्राहक जोर देकर कहता है कि वह उसे सटीक जगह बताए। ग्राहक टूथब्रश का स्थान पूछता है, लेकिन चांद कुछ देर के लिए बोल नहीं पाता। वह स्तब्ध है क्योंकि ग्राहक का चेहरा साधारण नहीं बल्कि किसी कुत्ते जैसा दिखता है। गुस्से भरे लहजे में कुत्ते जैसे चेहरे वाला ग्राहक सख्ती से चांद को कुछ कहने का आदेश देता है और उसे आलसी कहकर बुलाता है। चांद अब भी चुप है और भ्रमित होकर ग्राहक को देखता रहता है। ग्राहक पूछता है कि वह अचानक चुप क्यों हो गया और बार बार टूथब्रश का स्थान बताने के लिए कहता है। ग्राहक शिकायत करता है कि वह पहले ही काम के कठिन दिन से थका हुआ है और अब यह स्थिति उसे और अधिक परेशान कर रही है। अंततः चांद अपनी स्तब्धता से बाहर आता है और शिष्टतापूर्वक जवाब देता है कि टूथब्रश चौथे कोने के अंत में रखे हैं। ग्राहक बताई गई जगह की ओर बढ़ता है, बड़बड़ाते हुए कि चांद को पहले ही जवाब देना चाहिए था। वह फिर पूछता है कि वह पहले चुप क्यों था और फिर सामान ढूंढने में लग जाता है। इस बीच चांद अब भी ग्राहक के असामान्य चेहरे को लेकर हैरान है। वह सोचता है कि क्या यह किसी फिल्म के लिए विशेष मेकअप हो सकता है। वह यह भी सोचता है कि क्या पास में कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है
और चुपचाप इस अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन पर आश्चर्य करता है। शेल्फ से टूथब्रश उठाने के बाद ग्राहक काउंटर पर लौटता है और सीधे सीधे कीमत पूछता है। चान लेबल चेक करता है और उसे बताता है कि इसकी कीमत 2101 वन है। ग्राहक 10,000 वन का एक नोट थमाता है, टूथब्रश उठाता है और बाहर जाने लगता है। चान उसे याद दिलाने के लिए आवाज लगाता है कि वह अपना बचा हुआ पैसा ले ले। ग्राहक पीछे मुड़कर गुस्से में देखता है और चिढ़कर पूछता है कि क्या वह उसे परेशान करता रहना चाहता है। वह कहता है कि वह पैसे ले ले या न ले और जो चाहे वह करे। इतना कहकर वह स्टोर से बाहर निकल जाता है। काउंटर के पीछे खड़ा चान अभी भी उस ग्राहक के अजीब व्यवहार और असामान्य चेहरे को लेकर उलझन में है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या वह आदमी सच में कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उसका रूप बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। परेशान होकर वह अपने सिर को पकड़ते हुए सोचता है कि क्या वह वास्तव में सिर्फ मेकअप था, लेकिन यह भी चिंता करता है कि ऐसा यथार्थवादी मेकअप आखिर संभव कैसे हो सकता है। जैसे ही वह इन विचारों में डूबा होता है, स्टोर में एक और ग्राहक प्रवेश करता है। चान उसे शिष्टतापूर्वक अभिवादन करता है, लेकिन इस बार नया ग्राहक और भी अजीब है। वह सिक्कों से भरा एक बर्तन लेकर आता है और उसे काउंटर पर जोर से पटक देता है। उसके हाथ में एक सिक्का है जिसे वह बेपरवाही से घुमाता है, जबकि उसकी नजरें गंभीरता से चान पर टिकी होती हैं। आदेश देने वाले लहजे में वह चान को कहता है कि सिक्कों को 10,000 वन के नोट में बदल दे। चान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह ग्राहक को देखता है। दरअसल यह आदमी भी इंसान नहीं है। चैन एक गोबलिन को देखता है जो उससे काफी छोटा है। गोबलिन अपनी उंगली पर एक सिक्का घुमा रहा है और चैन समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी गोबलिन उससे जल्दी से एक्सचेंज करने की मांग करता है। हड़बड़ाहट में चैन अपना फोन निकालता है और मैनेजर का नंबर डायल करता है। जब उसकी बॉस फोन उठाती है तो वह अपनी निराशा व्यक्त करता है और बताता है कि वह यकीन नहीं करेगी, लेकिन एक गोबलिन अभी अभी स्टोर में आया है। अनिच्छा से चैन गोबलिन की मांग को मान लेता है और 30,000 वोन के बदले सिक्के एक्सचेंज कर देता है। गोबलिन मुस्कुराते हुए स्टोर से बाहर चला जाता है, हाथ में पैसे पकड़े हुए। थकान से चैन घुटनों के बल गिर जाता है और सिर काउंटर पर टिकाकर दिन की घटनाओं से उबरने की कोशिश करता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं और वह बुदबुदाता है कि वह बस घर जाना चाहता है। सदमे से उभरते हुए वह समझता है कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने सच में एक गोबलिन को देखा था। खुद को संभालते हुए वह सिक्कों को फिर से गिनता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसके पास कितने थे। वह उस पल को याद करता है जब गोबलिन उसके सामने खड़ा था। उसका गंदा चेहरा और गुस्सैल स्वभाव, और वह 145 सिक्के 100 वोन के प्रत्येक और 31 सिक्के 500 वोन के प्रत्येक गिन रहा था। चैन अपनी बॉस के साथ स्पीकर फोन चालू रखता है। वह उससे पूछती है कि क्या सभी ग्राहक चले गए हैं। चैन काउंटर पर सिर रखकर थके हुए स्वर में कहता है कि उसे लगता है कि वह अपना दिमाग खो रहा है। वह बताता है कि ग्राहकों के रूप रंग अजीब होते जा रहे हैं। पहले ग्राहक का सिर चिहुआ हुआ जैसा था और वह गुस्से में था, और फिर यह गोबलिन आया जिसने सिक्कों का ढेर लाकर 30,000 वोन के बदले एक्सचेंज किया। अपनी चिंता साझा करने के बाद चैन उससे पूछता है कि क्या यह सब अजीब नहीं लगता, लेकिन उसकी बॉस शांत स्वर में उसे आश्वासन देती है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वह समझाती है कि यह टेलीपोर्टेशन एरिया है जो डाउनटाउन में स्थित है और यह स्वाभाविक है कि यहां कोबाल्ट्स और गोबलिन्स ज्यादा दिखते हैं। चैन की हैरानी और बढ़ जाती है, लेकिन बॉस आगे कहती है कि जो गोबलिन 30,000 वोन के सिक्के लेकर आया था वह काफी इंटेंस था। तभी चैन को कुछ ख्याल आता है और वह उससे रुकने को कहता है। टेलीपोर्टेशन के बारे में उलझन में वह पूछता है कि एक सुविधा स्टोर को इसकी जरूरत क्यों होगी। वह जवाब देती है कि टेलीपोर्टेशन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद के लिए जरूरी है। चैन और अधिक चिंतित होकर अपने सिर को पकड़ लेता है और सवाल करता है कि एक सुविधा स्टोर कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है। वह तंज कसते हुए पूछता है कि क्या वह किसी स्टोर मैनेजर के लिए काम कर रहा है या किसी जादूगर के लिए। बॉस आत्मविश्वास से कहती है कि वह वाकई एक जादूगर है और यह बात चैन को पहले से पता होनी चाहिए थी। चैन यह सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वह आगे बताती है कि उसका स्टोर टेलीपोर्टेशन जादू से मंत्रमुग्ध है। उसने खुद ही यह जादू किया है जिससे स्टोर को ग्राहकों तक पहुंचने और सामान संभालने में मदद मिलती है।
स्टोर को विभिन्न स्थानों के बीच घूमते हुए संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। चैन उसकी अजीबोगरीब व्याख्या सुनकर स्तब्ध खड़ा रहता है। वह स्वीकार करती है कि उसे यह बात चैन को पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन वह भूल गई। चैन चिंतित होकर काउंटर से दूर हो जाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को पकड़ता है, वह उसे आश्वस्त करती है कि वह उसे कल और अधिक जानकारी देगी। फिर जिज्ञासु होकर पूछती है कि चैन इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है। वह कहती है कि वह किसी बिल्कुल अलग दुनिया का व्यक्ति लगता है। चैन दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह एक विचित्र दृश्य देखता है, जहां अजीबोगरीब प्राणी आराम से घूम रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उनमें से कुछ इंसान कुत्ते के चेहरों वाले हैं, कुछ लड़कियां पंख और 3 आंखों के साथ हैं, और कुछ के बालों की जगह सांप हैं। कुछ छोटे प्राणी चूहों जैसे दिखते हैं, जबकि कुछ फरिश्तों की तरह हवा में उड़ रहे हैं। इंसानों के बीच कुछ बैल के सिर और अन्य जानवरों जैसी विशेषताओं वाले लोग हैं। यहां तक कि जादूगर भी जमीन से ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर चैन महसूस करता है कि यह इलाका हर प्रकार के प्राणियों से भरा हुआ है, जो उसके जाने पहचाने सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ही वह इस दृश्य को समझने की कोशिश करता है, उसकी बॉस फोन पर हंसते हुए कहती है कि अलग अलग प्रजातियों के बारे में उसकी पहले की बात सिर्फ एक मजाक थी। वह शांत स्वर में जोड़ती है कि अगर यह सच होता तो यह काफी मजेदार होता। घबराहट में चैन जल्दी से स्टोर के अंदर लौटता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसके हाथ डर से कांप रहे होते हैं। वह अपनी बॉस से कांपती हुई आवाज में कहता है कि उसका पहले वाला मजाक, जिसमें उसने कहा था कि वह किसी अलग दुनिया का है, सच में सच है। पसीने से लथपथ चैन स्वीकार करता है कि वह वास्तव में किसी अलग दुनिया से है। फोन के दूसरी तरफ उसकी बॉस, जो घर पर आराम से बैठी होती है और चिप्स का पैकेट खा रही होती है, का फोन हवा में तैरता रहता है। चैन के इस खुलासे को सुनकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह फोन को घूरते हुए सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस बीच स्टोर के अंदर चैन अचानक चीखता है। दरवाजे के कांच में कुछ देखकर वह डर से सहम जाता है। उसकी बॉस घबराकर पूछती है कि क्या हुआ और यह अजीब आवाज क्या थी। दरअसल बाहर एक और विचित्र आकृति खड़ी थी। वह एक लड़की थी, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसके सिर पर सींग और कंधों पर छोटे छोटे पंख थे। वह अपना हाथ कांच पर रखती है, चैन को एक खतरनाक नजर से देखती है और एक डरावनी मुस्कान दिखाते हुए उसे दरवाजा खोलने का आदेश देती है। उसकी उपस्थिति से चैन स्तब्ध हो जाता है। वह डर से पीछे हटता है और एक शेल्फ से टकरा जाता है। उसकी बॉस फिर से उसे आवाज लगाती है, पूछती है कि वह ठीक है और वहां क्या हो रहा है। चैन डर के मारे जड़ हो जाता है। उसकी नजर उस लड़की पर टिकी रहती है, जो अब डरावनी हंसी हंस रही थी। वह खुद से सोचता है कि क्या उसकी बॉस भी किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो सकती है। कुछ ही पलों में वह लड़की दरवाजा खोलकर आराम से स्टोर के अंदर प्रवेश कर जाती है। स्टोर में डिस्प्ले पर रखे सामान को देखते हुए चैन की बॉस चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह उसे सुन सकता है। चैन की चुप्पी देखकर वह उसे आश्वस्त करता है कि वह सुन रहा है और उसे बात जारी रखने को कहता है। वह बताती है कि ऐसा लगता है कि चैन किसी तरह उनके संसार में आ गया है, लेकिन वह मानती है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। काउंटर के पीछे छिपा हुआ चैन ध्यान से अपनी बॉस की बात सुनता है और अजीब लड़की से बचने की कोशिश करता है। वह सावधानी से उस पर नजर डालता है और अपनी बॉस से कहता है कि उन्हें इस स्थिति से निपटने का तरीका खोजना होगा। लड़की को फिर से देखते हुए वह नोटिस करता है कि वह फर्श पर बैठी है और एक अजीब तरह से हंस रही है। चैन उलझन में अपनी बॉस की ओर मुड़ता है और इस असामान्य दृश्य का वर्णन करता है, यह बताते हुए कि महिला ग्राहक किसी भूत की तरह हंस रही है। उसका वर्णन सुनकर बॉस चिंतित हो जाती है और उससे जल्दी पूछती है कि महिला ग्राहक दिखने में कैसी है। पसीने से तर माथे के साथ चैन बताता है कि उसके सिर पर सींग हैं
और उसकी पीठ पर छोटे छोटे चमगादड़ जैसे पंख हैं। यह सुनते ही बॉस समझ जाती है कि वह आकृति वास्तव में एक सक्कूबस है। वह उसे आश्वस्त करती है कि सक्कूबस विशेष रूप से खतरनाक नहीं होते, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच सक्कूबस फर्श से खड़ी हो जाती है, अपने बालों को चेहरे से हटाती है और आत्मविश्वास से अपना सिर झुकाती है। चैन उसकी ओर देखता है और अब समझ जाता है कि उसकी धारणा सही थी। बॉस उसे निर्देश देती है कि काउंटर के नीचे एक कर्स डिटेक्टर खोजे, जो रंगीन दिखने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। चैन सहमति में सिर हिलाता है और काउंटर के नीचे रखी बॉक्सों को टटोलने लगता है। उसे पेंसिल, कागज और तराजू के बीच बिखरे हुए विभिन्न सामान दिखते हैं। घबराहट भरे भावों के साथ वह सोचता है कि क्या कर्स डिटेक्टर वाकई रंगीन होगा और वह किस रंग की कल्पना कर सकता है। तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित उसके हाथ को छूता है। जब वह उसे बाहर निकालता है तो उसे एक खिलौना छड़ी मिलती है, जो रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रही होती है और चमकीले गुलाबी रंग की चमक रही होती है। आश्चर्यचकित होकर वह अपनी बॉस को पुकारता है और पूछता है कि क्या यह खिलौना सचमुच कर्स डिटेक्टर है। वह हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वह सही है। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि यह ऐसा क्यों दिखता है। बॉस जवाब देती है कि श्राप से प्रभावित लोग अक्सर उदास महसूस करते हैं और टेस्ट कराने से बचते हैं, इसलिए उनका मूड हल्का करने के लिए उसने डिटेक्टर को रंगीन बनाया है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या चमकीले रंग उन्हें और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। बॉस फिर उसे बताती है कि डिटेक्टर मिलने के बाद उसे ग्राहक की खुली त्वचा के पास लाकर बटन दबाना होगा और परिणाम का इंतजार करना होगा। जैसे ही वह उसकी बात मानने के लिए तैयार होता है, वह अचानक देखता है कि सक्कूबस काउंटर के पास आ गई है और उसे गहरी नजरों से देख रही है। उसकी नजरें मिलते ही चैन के भीतर डर का झटका लगता है। सक्कूबस ने उसे एक खतरनाक नजर से देखा और अपना मुंह खोलकर कुछ कहने की कोशिश की। चैन घबराहट के एक पल में अपनी बॉस को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय वह जल्दी से ग्राहक की ओर उपकरण का निशाना लगाता है और बटन दबा देता है। हालांकि बॉस ने उसे आश्वस्त किया था कि ये प्राणी खतरनाक नहीं होते, लेकिन स्थिति उम्मीद से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। जैसे ही बटन दबता है, उपकरण से एक लंबी छड़ी निकलती है और सक्कूबस के सिर पर लगती है। वह झटके से पीछे गिरती है और फर्श पर जा गिरती है, टेबल पर रखे कॉफी के कपों को गिराते हुए। चैन हैरानी से देखता है कि कर्स डिटेक्टर ने यह प्रतिक्रिया कैसे दी। छड़ी के सिरे पर एक मुकुट जैसा आकार था, जो संपर्क करने के बाद उपकरण में वापस चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब चैन खुद को टेबल के नीचे छिपा हुआ पाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वह उस उपकरण को देखता है जो अभी भी अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर रहा है। अपना साहस जुटाकर वह उठता है और सावधानी से टेबल के चारों ओर घूमकर सक्कूबस को देखने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह उसे देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति गहरी चिंता में बदल जाती है। सक्कूबस जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी होती है। उसका मुंह खुला और आंखें बंद होती हैं। पैनिक में वह सोचता है कि शायद उसने किसी ग्राहक को मार डाला है। बॉस आराम से पूछती है कि क्या ग्राहक को कर्स डिटेक्टर से चोट लगी थी। वह आश्चर्य में जवाब देता है कि हां, वह उससे काफी जोर से टकराई थी। बॉस उसे आश्वस्त करती है कि यह सामान्य है और इसी तरह यह काम करता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह तुरंत पूछती है कि टेस्ट के नतीजे क्या दिखा रहे हैं। चैन घबराए हुए चेहरे के साथ कहता है कि उपकरण अभी भी चमक रहा है। तब बॉस उसे निर्देश देती है कि वह चुपचाप गम कॉर्नर की सबसे ऊपरी पंक्ति से कर्स रेमेडी निकाल ले। जैसे ही वह उस तरफ बढ़ता है, उसे सामान दिखता है और वह पूछता है कि क्या उसका मतलब होमसिकनेस के इलाज वाली वस्तु से है जो वहां रखी है। चौन राहत महसूस करते हुए पूछता है कि क्या ग्राहक वास्तव में घर की याद से परेशान है। बॉस स्पष्ट करती है कि यह थोड़ा अलग है, लेकिन दवा का असर तुरंत होना चाहिए। जैसे ही वह ग्राहक के पास दवा देने के लिए पहुंचता है, वह देखता है कि वह खुद उठ रही है। वह थोड़ी देर घुटनों के बल बैठती है और फिर शांति से बैठ जाती है। उसे देखते हुए चौन आश्चर्य में सोचता है कि वह जाग रही है और उसे पहली मुलाकात की याद आ रही होगी। वह फिलहाल दूरी बनाए रखने का फैसला करता है और स्थिति का दूर से आकलन करता है। जब वह देखता है कि वह लड़की झुंझलाहट में अपना सिर हिला रही है, तो वह विनम्रता से पूछता है कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रही है, और अगर हां, तो दवा लेने को कहता है। लड़की ऊपर देखती है और प्यारी मुस्कान देती है। चौन सोचता है कि वह ठीक हो रही है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा उसकी स्थिति के बारे में पूछता है, लड़की अचानक अपना मुंह ढक लेती है, जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। चौन समझ जाता है कि क्या हो रहा है
और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की हल्की चीख के साथ उल्टी कर देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी उल्टी इंद्रधनुष के रंग जैसी लगती है। चोन स्तब्ध खड़ा रह जाता है, कुछ करने में असमर्थ। उल्टी के बाद लड़की का चेहरा खिल उठता है और वह खुश होकर कहती है कि उसका दिल हल्का महसूस कर रहा है। हंसते हुए वह कहती है कि उसे अब फ्रेश महसूस हो रहा है। वहीं चौन सदमे में खड़ा होता है। उसे गुस्सा आता है कि अब उसे इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। गंभीर स्वर में वह लड़की से पूछता है कि क्या वह अब पूरी तरह ठीक है और क्या वह जाना चाहेगी। लड़की प्यारी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है, आंख मारती है और कहती है कि उसे ठंड लग रही है। चौन अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी लड़की अचानक घूमती है और धीरे से फिर से फर्श पर गिर जाती है। चिंतित होकर चोन सोचता है कि वह शायद सोने वाली है, और वास्तव में वह आराम से सो जाती है। जैसे ही वह सोती है, उसकी नाक से हर सांस के साथ बुलबुले उठते हैं। तभी एक और ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है। सामान्य स्वर में वह किसी को बुलाता है। नया ग्राहक भी अलग दिखता है। उसके कान एल्फ जैसे होते हैं। वह चारों ओर देखता है और आश्चर्य से भौं उठाकर पूछता है कि यहां क्या हो रहा है। थके हुए चोन ग्राहक का स्वागत करता है और पूछता है कि वह क्या ढूंढ रहा है कि क्या उसे 17 डिग्री ब्लड पैक मिल सकता है। चौन सामान ढूंढने लगता है। इस बीच बॉस पिछले ग्राहक के व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करती है और कहती है कि वह एक सौंदर्य ग्राहक है जिसने अभी तक दवा नहीं ली है। चौन सहमत होता है और कहता है कि वह उसे दवा तब देगा जब मौजूदा ग्राहक चला जाएगा। बॉस उसे समय लेने के लिए कहती है और जोड़ती है कि वे केवल 15 डिग्री से कम ब्लड पैक्स रखते हैं, इसलिए चौन को एल्फ को किसी और दुकान जाने की सलाह देनी चाहिए। जैसे ही चौन फर्श से उल्टी साफ करता है, बॉस उसे याद दिलाती है कि वे ब्लड पैक्स के लिए पहचान पत्र भी जांचते हैं और पूछती है कि क्या नया ग्राहक वैम्पायर है। चौन लापरवाह स्वर में जवाब देता है, फोन कंधे पर रखते हुए सुझाव देता है कि ग्राहक शायद वैम्पायर हो सकता है। बॉस उसे सूचित करती है। बॉस समझाती है कि वैम्पायर्स की उम्र लंबी होती है और वे हमेशा जवान दिखते हैं, इसलिए वे नियमित रूप से अपनी पहचान पत्र अपडेट करते हैं। वह चेतावनी देती है कि कुछ लोग एक्स निशान वाले एक्सपायर्ड आईडी पेश कर सकते हैं। हालांकि वे लोग वयस्क होते हैं, लेकिन वह चौन को भरोसा दिलाती है कि सुविधा स्टोर अलार्म मैजिक से लैस है, जिससे वह आत्मविश्वास से निरीक्षण कर सकता है। थोड़ा राहत महसूस करते हुए चौन बॉस की बातों को समझते हुए सिर हिलाता है। जब ग्राहक अपने सामान इकट्ठा करने के बाद वापस आता है, तो वह फर्श पर सो रही महिला पर नजर डालता है और सहानुभूति का अनुभव करता है। ग्राहक जब अपना सामान काउंटर पर रखता है, तो चौन उससे कहता है कि उनके स्टोर में केवल 15 डिग्री से नीचे ब्लड पैक उपलब्ध हैं और उसे किसी दूसरे स्टोर पर जाना चाहिए। ग्राहक शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और चौन को एक लिफाफा सौंपते हुए कहता है कि वह बस इसे खरीदेगा। चौन उसे सामान्य रूप से बताता है कि लिफाफे की कीमत 101 है और पूछता है कि क्या उसे बैग चाहिए। ग्राहक विनम्रता से सहमति देता है और जोड़ता है कि वह सिगरेट का एक पैक भी लेना चाहता है। चौन उससे पूछता है कि वह किस प्रकार की सिगरेट चाहता है। ग्राहक सिगरेट के डिस्प्ले की ओर इशारा करता है, लेकिन कोई नाम नहीं बताता। चौन कुछ पैक उठाता है और विशेष ब्रांड के बारे में फिर से पूछता है। ग्राहक मजबूर मुस्कान के साथ वह पैक मांगता है जो चौन के हाथ में होता है। जैसे ही चौन सिगरेट का पैक उठाता है, वह ग्राहक के अजीब बर्ताव पर ध्यान देता है और सोचता है कि क्या वह किसी मिजा नाम के व्यक्ति जैसा दिखता है। सिगरेट वापस रखते हुए चौन ग्राहक से गंभीर स्वर में उसका आईडी दिखाने को कहता है। चौन की बात सुनकर ग्राहक घबरा जाता है। वह मजबूर मुस्कान के साथ दावा करता है कि वह अपनी आईडी रिन्यू करवा रहा है और कहता है कि उसके पास केवल एक्सपायर्ड आईडी है। चौन और दबाव डालते हुए पूछता है कि क्या वह एक्सपायर्ड आईडी या कोई अन्य पहचान पत्र दिखा सकता है। इसके जवाब में ग्राहक घबराकर पूछता है कि क्या वह बिना आईडी दिखाए सामान नहीं खरीद सकता। चौन उसे समझाता है कि यह स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और बिना पहचान के वह उसे कुछ भी नहीं बेच सकता। ग्राहक की निराशा बढ़ती है और थोड़ा गुस्से में वह अपनी आईडी काउंटर पर पटकते हुए कहता है
कि वह जल्दी से चेक कर ले, क्योंकि उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ग्राहक के व्यवहार से थोड़ा चिढ़कर चॉन आईडी उठाकर उसे ध्यान से देखता है। वह सोचता है कि उनके देश में आईडी दिखने में काफी समान होते हैं। वह नोटिस करता है कि आईडी पर ग्राहक की फोटो के पास एक बड़ा एक्सपायर्ड स्टैंप है। जैसे ही वह खुद को आश्वस्त करता है कि आईडी सही लग रही है, फोटो के नीचे से एक अजीब रोशनी निकलने लगती है। बेहतर तरीके से देखने के लिए झुकते हुए चोन सोचता है कि यह इंद्रधनुषी रोशनी किसका संकेत है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि फोटो ठीक से कार्ड में जुड़ी नहीं है, जिससे वह और उलझन में पड़ जाता है। जब वह फोटो को आईडी कार्ड से निकालता है तो अचानक इंद्रधनुषी रोशनी का एक जोरदार विस्फोट होता है, जो कमरे में घूमने लगती है। चॉन हैरान होकर यह सब देखता है और पूछता है कि यह क्या हो रहा है। रोशनी ग्राहक का पीछा करने लगती है। ग्राहक डर के मारे सवाल करता है कि यह रोशनी उसका पीछा क्यों कर रही है। वह डरते हुए स्टोर से भाग जाता है। वह चमकदार रोशनी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका पीछा करती रहती है। ग्राहक चॉन को पुकारते हुए गुस्से में पूछता है कि क्या हो रहा है। चॉन, जो खुद भी उलझन में है, माफी मांगते हुए कहता है कि आईडी ग्राहक की है, इसलिए उसे नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही वह आदमी गोल गोल भागता है, वह चिल्लाता है कि इसे दूर कर दो, लेकिन चॉन उलझन में पूछता है कि इसे कहाँ रखना चाहिए। इस बीच महिला ग्राहक अभी भी गहरी नींद में होती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी लालिमा होती है। अचानक फोटो चॉन के हाथ से फिसलकर उस महिला के पास गिर जाती है और इंद्रधनुषी रोशनी वापस आईडी में समा जाती है। चॉन नीचे फोटो की ओर देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तस्वीर है। गुस्से में वह ग्राहक को पुकारता है, जो अब घबराकर एक शेल्फ के पास खड़ा है। वह इशारा करते हुए कहता है कि स्टिकर हट गया है और ऐसा लगता है कि आईडी पूरी तरह बदल गई है। वह सख्ती से टिप्पणी करता है कि वह समझ नहीं पा रहा कि ग्राहक ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आईडी स्पष्ट रूप से अवैध है। उसकी बात सुनते ही ग्राहक डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन चॉन बिना रुके फोन उठाता है और उसे कान से लगाकर बॉस से पूछता है कि क्या वह सब कुछ सुन रही है। बॉस की आवाज गुस्से से भर जाती है और वह कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी। ये सुनते ही ग्राहक की घबराहट बढ़ जाती है और वह स्टोर से भाग जाता है, पल भर में गायब हो जाता है। पीछे से बॉस चॉन से विनम्रता से पूछती है कि क्या वह पूरी स्थिति समझा सकता है। चॉन शांत स्वर में सहमति जताता है और ग्राहक द्वारा लाए गए सामान को वापस शेल्फ पर रखने लगता है। वह काम करते हुए पूरी घटना को बॉस को बताता है, यह नोट करते हुए कि उसे पहले ही शक हो गया था और आखिरकार पता चला कि वह ग्राहक एजिया था। बॉस हैरानी से उसकी बात सुनती है, लेकिन जल्दी ही याद दिलाती है कि यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। वह पूछती है कि उसे कैसे पता चला, खासकर जब उसने स्टोर का अलार्म बजते नहीं सुना। चॉन, जो अभी भी सामान सही जगह पर रख रहा है, बताता है कि ग्राहक ने उसे नकली आईडी दी थी, जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ था। बॉस चौंक कर पूछती है कि क्या वह जादुई स्टिकर था। चॉन पुष्टि करता है और विस्तार से बताता है कि ग्राहक ने अपनी फोटो लगाकर आईडी को फर्जी बनाया था। जब उसने स्टिकर को हटाया तो इससे आईडी से जुड़ा एक तरह का जादू सक्रिय हो गया। बॉस उलझन में पूछती है कि क्या उसने वास्तव में बिना किसी उपकरण के नकली आईडी को पहचान लिया। चोन बस इतना कहता है कि उसने पहले भी ऐसी चीजें देखी हैं। इस बीच बॉस घर पर बैठी होती है और एक फोन हवा में तैर रहा होता है। वह आश्चर्य से कहती है कि इसे पहचानना काफी कठिन है। वह बताती है कि उनकी दुनिया में आईडी में बहुत सख्त सुरक्षा होती है, जिससे फर्जीवाड़ा और छेड़छाड़ करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वह कहती है कि जो लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में माहिर होते हैं, वे भ्रम जादू में बहुत कुशल होते हैं, जिससे उन्हें बिना सही उपकरण के पहचानना मुश्किल हो जाता है। चॉन, जो अब भी सामान व्यवस्थित कर रहा है, हैरानी से पूछता है कि क्या यह सच में इतना कठिन है। बॉस स्वीकार करती है कि स्टोर का अलार्म मैजिक आमतौर पर काले जादू की ओर झुका रहता है। अगर यह नहीं बजा तो आमतौर पर इसका मतलब है कि कोई समस्या नहीं है।
वह उलझन में कहती है कि फिर भी जॉन ने इसे कैसे पहचाना। जॉन ग्राहक की छवि को याद करते हुए सोचता है कि क्या वह वैम्पायर वास्तव में इतना खतरनाक था। फिर वह उस विचार को खारिज करते हुए व्यंग्य से सोचता है कि फर्जीवाड़ा करने वाला खुद भी घबराया हुआ लग रहा था। उसकी उलझन भरी मुस्कान के साथ वह स्थिति पर विचार करता है। तभी बॉस शांत स्वर में सुझाव देती है कि उन्हें अपनी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देनी चाहिए। जॉन यह सुनकर हैरान हो जाता है। चौंकते हुए वह विनम्र स्वर में पूछता है कि क्या उसने कोई गलती की है। बॉस शांत स्वर में उसे आश्वस्त करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मानहवा रिकैप अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका दूसरा एपिसोड देखना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।